अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी शुरू करते हैं। रात के वक्त मैं घर से बाहर निकला तो अचानक मेरी नज़र सड़क पर बैठी एक हसीन लड़की पे पड़ी जिसे दूर खड़े चंद लड़के अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैंने सोचा कि वो इस लड़की के साथ कुछ गलत ना कर दें। इस लड़की को लेकर अपने घर आ गया और सोचा कल ही उसे किसी दारुल अमान में छोड़ दूंगा। शक्ल से मुझे पागल लग रही थी। मैंने उसे अपने एक कमरे में छोड़ा, अपने कमरे में आ गया और अचानक से रात के वक्त मुझे कमरे में चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैं जब इसके कमरे में गया तो ये देखकर हमें हैरान है कि वो लड़की तो एक मुसलसल भाग रहा था। मुझे ये नहीं मालूम था कि आगे घना जंगल है और इस जंगल से मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे अपने पीछे मौजूद लोगों से भाग कर जाना था। मैंने मास्क से अपना मुंह अच्छी तरह ढांपा हुआ था और जल्दी जल्दी में चलता जा रहा था। मुझे मुसलसल अपने नाम की पुकार सुनाई दे रही थी। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ भी था। ये वो मेरा नाम, हकीकी नाम था नहीं था जो वो लोग जानते थे। अचानक के सामने एक घर आ गया। मैं इस घर में दाखिल हो गया। इस घर में दाखिल होते ही मुझे भी मालूम था कि यहाँ से मुझे कभी दूर नहीं पाएंगे। मैंने सामने बनी दीवार को देखा। यहाँ से मुझे वो कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मैंने सामने बनी दीवार को देखा जिसमें एक दरवाज़ा मौजूद था। वहाँ से मुझे कोई भी नहीं ढूंढ सकता था। मैं जल्दी से वहाँ से दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया और अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल निकालते ही मैंने किसी को कॉल की, लेकिन नंबर मुसलसल बन जा रहा था। मैंने गुस्से में मोबाइल वहाँ पड़े सोफ़े पर फेंका और सोफ़े पर बैठ गया। इस घर में मौजूद इस कमरे के बारे में सिवाय मेरे किसी को भी नहीं मालूम था। तकरीबन 2 घंटे मैं इस घर में बैठा रहा और मुसलसल मोबाइल पर किसी का नंबर डायल करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने कॉल नहीं पिक की। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। जब मुझे मालूम हुआ कि सुबह होने लगी है, फजर की अजान के वक्त, मैं इस घर से बाहर निकला और अपने घर की तरफ जाने लगा। यहाँ से मेरा घर काफ़ी दूर था, लेकिन इस वक्त मुझे पैदल चलकर ही जाना था। अब मुझे किसी से कोई ख़तरा नहीं था। हमेशा की तरह चुड़ैल भी मैंने भागते हुए सोचा कि दोबारा मैं ये काम नहीं करूँगा, लेकिन अब जबकि मैं इनसे बच चुका था और फिर से मैं अपने काम के बारे में सोचने लगा, मुझे आगे क्या करना है। घर में दाखिल होते ही हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा। अचानक से मुझे पीछे से किसी की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा, वो अभी तक जाग रही थी। इसकी आंखें जागने की वजह से लाल हो चुकी थीं। मैंने नफरत से इसकी तरफ देखा और कहा, कितनी बार कहा है मेरा इंतज़ार ना किया करो। कहने लगी, आप ठीक तो है ना। मैंने इसकी बात का जवाब ना दिया और अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। मैं लेटते ही सो गया। अगले दिन 12 बजे मुझे किसी की आवाज़ आई। मुझे अपनी नाम की पुकार सुनाई दे रही थी, लेकिन इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं नींद में था। मैंने गुस्से में कहा, चली जाओ यहाँ से, अभी मुझे जगह मत जगाना। इसने मुझे फिर से पुकारा। मैं एकदम गुस्से में उठा और कहा, क्या मसला है, क्यों तंग किया हुआ है, जाओ यहाँ से। वो उदासी से कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन इसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं फ्रेश हुआ, नीचे आते ही उसे आवाज़ दी, मेरे लिए खाना लगा दो। किसी रिपोर्ट की तरह जल्दी जल्दी किचन में गई और मेरे लिए खाना लगाने लगी। मुझे नहीं मालूम था मैं इससे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता हूँ। शायद इसकी यही वजह थी कि मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से मैं मुझसे इतनी नफरत करता था। मुझे समझ नहीं आती थी इतनी ज़्यादा नफरत के बावजूद भी वो मेरा इतना ख्याल क्यों रखती है। मैंने इसकी तरफ गुस्से में देखा और कहा कि अब मैं यहाँ खड़ी क्या मेरे नवाले गिनती रहूँगी, जाओ यहाँ से। खाना खाने के बाद मैं घर से बाहर निकला। वो मुझे कहने लगी, कहाँ जा रहे हैं आप, आज फिर आपने कहीं देर से आना है क्या। मैंने इसकी बात का जवाब नहीं दिया और हमेशा ही मैं इसके जवाब का देना गवारा नहीं करता था। ड्राइविंग करते मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मेरी गाड़ी के पीछे कोई और भी हो जो मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। मैंने गाड़ी खड़ी की और कुछ देर वहीं खड़ा रहा। ये बिल्कुल सुनसान जगह थी। अभी यहाँ खड़े हुए थोड़ी देर हुई थी कि अचानक से मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने देखा, सामने जगमगाता नंबर देखकर मैंने फ़ौरन से एक मोबाइल उठाया और पूछा, मैं कल से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, कहाँ मसरूफ़ थे, जानते हो कल रात मैं कितनी बुरी तरह से फंस गया था। वो कहने लगा, यार तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं दुबई आया हूँ। और उसके बाद सुनकर मुझे एकदम से गुस्सा आ गया और कहा, पागल हो क्या तुम, यहाँ तो मुझे इतने बुरे काम में फंसा कर अकेला छोड़ कर चले गए हो। तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितनी बुरी तरह से फंस गया था। अगर कल रात पकड़ा जाता तो सब कुछ तबाह हो जाना था। और कहने लगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यही बात कर रहा था कि अचानक से किसी ने मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया। मैंने मुड़कर देखा तो अचानक मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वो जिस तरह मेरे सामने खड़ी हुई थी, मुस्कुरा रही थी। वो कहने लगी, तुम मुझे जलील करोगे, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें बख्श दूंगी। अचानक ही इसने पिस्टल निकाली और मेरी पेशानी पर रख दी और मैंने कराते हुए कहा, ये क्या कर रही हो, उसे नीचे करो। लेकिन मुस्कुराई जा रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी ऐसी होगी। अचानक ही मैंने उसे धक्का दिया और उसके हाथ से पिस्टल छीन ली। मेरा नाम उमर है। मेरी उम्र 27 साल है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मैंने हमेशा ही गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी थी। मैंने हमेशा एक एक चीज़ के लिए अपनी माँ को एक एक चीज़ के लिए तरसते देखा था। बचपन ही से ही मैंने ये सुन रखा था कि मेरे बाप ने एक
चौधरी का कर्जा देना है, जिसकी वजह से वो जो कमाते थे वहाँ चला जाता था। घर में बामुश्किल 2 वक्त की रोटी मिलती थी। ये सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। लेकिन एक बात अच्छी थी कि मेरे बाप ने मुझे बड़े स्कूल में डाला था, जहाँ पर मैं अच्छी तालीम हासिल कर रहा था। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, ताकि वह सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अपने अब्बा को देख देख कर मुझे बहुत गुस्सा आता था, और जो कुछ कमाते थे सब कुछ अपना कर्ज उतारने में लगा देते थे। रात को जाने लगा, अब मैं छोटी छोटी चीज़ के लिए तरसने लगा। मुझे जो चाहिए होता था मेरे अब्बा बहुत मुश्किल से ला कर देते थे। मुझे अम्मा डांट देती थी, कहती थी कि तुम अपने बाप के साथ इतनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़िद ना लगाया करो, कोई चीज़ नहीं ला कर दे सकते तो तुम ये क्यों करते हो। लेकिन मैं खामोश नहीं रह सकता था। एक दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि मैंने बाइक लेनी है। उस वक्त अब्बा ने कहा, नहीं मैं तुम्हें नहीं लेकर दे सकता। मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी, कहा मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा, मुझे बाइक चाहिए। मुझे नहीं मालूम था कि अब्बा इतना ज़्यादा क्यों मजबूर है, लेकिन अब्बा ने मुझे बाइक लेकर दे दी। इन्हीं दिनों वो चौधरी हमारे घर आया और अब्बा को कहने लगा, तुमने बेटे को बाइक लेकर दी, लेकिन मेरा अभी तक कर्जा नहीं चुकाया, मुझे आज ही मेरे पैसे चाहिए। वो अब्बा के साथ जिद लगा कर बैठ गया। अचानक ही उसने मेरी अम्मा का हाथ पकड़ा, कहने लगा, मैं तुम्हारी बीवी ले जाता हूँ, जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे मैं तुम्हें वापस नहीं दे जाऊँगा। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने अब्बा को कहा, देखिए वो अम्मा को लेकर जा रहे हैं, आपका सर, आपको शर्म नहीं आ रही। अब्बा ने एकदम से मोटा सा डंडा उठाया और उस चौधरी के सर में मार दिया और कहा, मैं इसका हमेशा के लिए किस्सा ख़त्म कर देता हूँ। उसने मुझे जलील करके रख दिया। इस वक्त चौधरी का इंतकाल हो गया और अब्बा जेल चले गए। मैं और अम्मा अकेले हो गए थे। अम्मा हर चीज़ का कसूरवार मुझे समझती थी और मैं बहुत ज़्यादा बातें सुनाती थी। इन दिनों अम्मा दिल की मरीज़ा बन गई और उनका भी इंतकाल हो गया। मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था। मुझे इन सब का जिम्मेदार वो चौधरी लगता था। लेकिन एक दिन मैंने गुस्से में इनके घर चले गया, लेकिन इसकी भी मुझे देख कहने लगी, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। मैंने इनके शौहर के बारे में बताया। कहने लगी, नहीं मुझे अपने शौहर के बारे में नहीं मालूम था कि वो ऐसा करेगा, लेकिन हम में खुद से बहुत ज़्यादा तक थी। उसने तो मेरी ज़िंदगी भी जहन बना कर रखी हुई थी। तो मेरे बेटे बन जाओ। और बहुत ज़्यादा अमीर थी, लेकिन मुझे अमीर लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत हो चुकी थी। लेकिन वो औरत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो बिल्कुल मुझे अपना बेटा समझती थी। इस घर में सिर्फ मैं और वही रहते थे। उसने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। वो मुझ पर बहुत ज़्यादा यकीन करती थी। ऐसे में मैं उसे धोखा नहीं दे सकता था। मैं उसे अपनी माँ कहता था। वक्त गुजरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी पैसे का लालच बढ़ता गया। मैंने इन कामों में पड़ता गया और मुझे नहीं करना चाहिए थी। मेरी माँ को नहीं मालूम था कि मैं किन कामों में पड़ चुका हूँ। मैं इन सबसे बहुत ज़्यादा नज़रें चुराता था। मुझे कहने लगी, तुम आजकल रात को बहुत देर से घर आते हो। मैं इनकी बातें इग्नोर कर देता था। कहता, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, इस वजह से रात में देर हो जाती है। लेकिन अब अम्मा मुझ पर गुस्सा करती और कहती, तुम देर से घर ना आया करो, मैं अकेली हो जाती हूँ, मुझे अकेले में बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक रात मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया। वो रात भर सराहने बैठी नहीं, ना जाने क्यों बार बार कहने लगी, तुम ही आखिर मेरा सहारा हो। खुद को कितना बीमार कर लिया है। मैं इतना ज़्यादा बीमार नहीं था जितना इन्हें लग रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रोती रही। मुझे नहीं मालूम था कि अचानक से इन्हें क्या हो गया। मैंने इनसे वजह पूछी। कहा, आप इतना ज़्यादा दुखी क्यों हैं। कहने लगी, जानते हो मुझे अपने शौहर से इस वजह से नफरत थी क्योंकि मैं इसकी दूसरी बीवी थी। मेरी पहली शादी हो चुकी थी। मैं बड़ा एक बेटा भी था जिससे इसने मार दिया था, मुझसे शादी की थी। क्योंकि मैं अपने बेटी की वजह से इसके साथ शादी नहीं करना चाहती, तो मुझे अपने बेटे की तरह लगते हो, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। मुझे अपने शौहर से इस वजह से बहुत ज़्यादा नफरत थी, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं छोड़ के जाना। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। मैंने कहा, नहीं मैं आपको कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं। अब उन्होंने मेरे साथ जिद लगा ली कि मुझे कहती हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन इस वक्त शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। कम अज़ कम मुझ जैसा इंसान तो कभी शादी नहीं कर सकता था। मैंने इन्हें कहा, मैं बिलावजह किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब क्यों करूँ, मुझे ब्याह कर मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। कहती, नहीं मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, तुम शादी कर लो। उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िद लगा रखी थी। इन्हीं दिनों उनकी भांजी हमारे घर रहने आई और उन्होंने कहा, तुम इसी से शादी करोगे। मुझे वह एक आंख नहीं भाती थी। वैसे ही मुझे इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, ऊपर से अम्मा मुझे इसके साथ शादी करने के लिए फ़ोर्स करेंगी। मैंने खामोशी से कहा कि इसे कहें कभी वो मुझसे कोई शिकायत नहीं करेगी, मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारूंगा। अम्मा ने कहा, बहुत सब्र वाली बच्ची है, वो तुम्हें कभी कुछ नहीं करेगी, तुम बस इसके साथ शादी कर लो। मैंने अम्मा की बात मान ली और एक दिन मेरी शादी हुई। अगले दिन ही अम्मा का इंतकाल हो गया। मुझे इस औरत से वैसे ही बहुत ज़्यादा नफरत हो चुकी थी। इसके आते ही मेरी मॉम मुझे छोड़ के चली गई थी। शायद अम्मा तो जैसे इसी इंतज़ार में थी कि कब मेरी शादी होती और वो सुकून की मौत मर सकती। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। अपनी माँ को खोने के बाद मैं और ज़्यादा घर से दूर रहने लग गया था। मुझे ये याद नहीं था कि मेरी शादी हो चुकी है, घर में मेरी बीवी मौजूद है। मैंने कभी अपनी बीवी का ख्याल नहीं किया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करने लग गया हूँ। मुझे जैसे दुनिया वालों से कोई गर्ज ही नहीं थी। मैं अपने कामों में मसरूफ़ रहता था। मेरी बीवी ने ये बात सही थी कि कभी मुझसे किसी किस्म का सवाल नहीं किया था कि मैं कहाँ होता हूँ, कहाँ जाता हूँ। ऐसा मुझसे कुछ भी नहीं पूछती। कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था।
वो मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती थी, हर वक्त मेरे आसपास रहती थी। मुझे कहती आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताएं, शायद मेरे पास हल हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर मुझे और गुस्सा आता। वैसे मैं कह देता मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और ऊपर से तुम अपनी बातें करके मुझे और परेशान कर देती हो। उसके बाद उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दी थी और मैं भी सुकून में था। एक दिन लाइब्रेरी में बैठा एक ज़रूरी काम से किसी कॉल पे बात कर रहा था। अचानक से वो मेरे पास आई, मुझे कहने लगी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उस वक्त उस काम में मुझे बहुत नाखुशगवार गुजरा। मैं किसी से बहुत ज़रूरी बात कर रहा था लेकिन वो मुझे मुसलसल हिलाई जा रही थी। मैंने एकदम से कॉल कट किया और गुस्से में इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया और कहा तुम्हें नज़र नहीं आता मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ तो मुझे मुसलसल बुलाई जा रही हो। कुछ बंदे में तमीज़ होती है, मैनर्स होते हैं, मगर तुम्हारे अंदर तो तमीज़ नाम की चीज़ ही नहीं है। मेरी बात सुनकर वो एकदम से गुस्से में कहने लगी मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी जिम्मेदारी हूँ, आपको कुछ एहसास भी है मैं किस हाल में हूँ, आपको बस अपनी फ़िक्र होती है। उसने पहली बार मुझसे इतने गुस्से में बात की थी। मैंने एकदम से इसके बाल मुट्ठी में जकड़ और गुस्से में कहा तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़ुबान आ गई है ना, आज के बाद मेरे सामने ये ज़बान मत चलाना। ये कहकर मैं गुस्से में घर से बाहर निकला। अब मैं सड़क पर ही आया था कि अचानक से मेरी नज़र सड़क पर बैठी एक लड़की पर पड़ी जो कि मुझे शक्ल से ही पागल लग रही थी। मैं हैरत से उस लड़की के को देख रहा था, फिर मैं वापस खड़ा हो गया। न जाने कौन थी, वहाँ पर क्यों बैठी थी। घर आकर भी मैं उस लड़की के बारे में सोचने लगा, बहुत ज़्यादा हसीन थी। मैं बार बार इसके बारे में सोच रहा था। अचानक से फिर मैंने अपनी सोचें झटक दी और कमरे में आए, मेरी बीवी सो रही थी। उसके चेहरे के देखने लगा, सोई हुई बहुत ज़्यादा मासूम लग रही थी। मुझे दुख हो रहा था कि मैं कभी इसे मोहब्बत नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं जिन कामों में पड़ा हुआ था ये अच्छा ही था कि मैं अपनी बीवी से दूर रहता। इसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था। मैं इतनी ज़्यादा उसे नफरत नहीं करता था जितनी मैं जाहिर करता था। शायद इसकी ये वजह थी कि मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। इसके साथ क्या, मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहता था। अगर वो हमारे घर ना आती तो कभी भी मेरी अम्मा ज़बरदस्ती मेरी इसके साथ शादी न करवाती। मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाना था, लेकिन अब तो मुझे अपनी ज़िंदगी का भी कोई एतबार नहीं था। कुछ दिनों से मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लग गया था। अगले दिन जब मैं बाहर गया तो बहुत ज़्यादा इसके साथ झगड़ा हो चुका था। लेकिन सड़क पर जब इसने मुझे मारने की कोशिश की तो मुझे यकीन हुआ कि वो जितनी बुरी नजर आती इतनी ही नहीं है। वो मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने जब इसके हाथ से पिस्टल छीनी तो एकदम से मेरे पाँव में बैठ गई, रोते हुए कहने लगी मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे तुम्हारी तवज्जो चाहिए। तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते तो तुम मुझसे क्यों बात ही नहीं करते। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, लेकिन तुमने मुझे घर में ऐसे रखा हो जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम दोनों मियाँ बीवी हैं तो मुझ पर क्यों ऐसे करते हो। एकदम से रोती हुई बोल रही थी। मैंने गुस्से में कहा तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ, कुछ दिन मुझे परेशान ना करो। तुम जानती हो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम में मसरूफ़ हूँ। इस वजह से मैं तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा, बल्कि मैं तुम्हें खुद छोड़ देता हूँ, बैठो गाड़ी में। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और अपनी गाड़ी में बिठाया। मुझे पहले इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, जिसने बहुत ज़्यादा अजीब हरकत करती थी। आज इसकी हरकत ने तो मुझे डुबोया ही था। पहले ही बहुत ज़्यादा मोहतात रहता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बीवी ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है। वैसे इसके माँ बाप के घर छोड़कर वापस से घर आ गया, लेकिन आज भी मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी बनी हुई थी। मेरा दूसरा पार्टनर अभी तक दुबई से वापस नहीं आया था। मुझे मालूम था कि मुझे अपना अंजाम तो अच्छी तरह मालूम था। कितने दिनों से मैं बचता आ रहा था, अभी मुझे वो रात ही नहीं भूली थी। इस रात भी कितनी मुश्किल से बच गए। मैं घर तक पहुंचा था, मैं वापस अपने घर आया, लेकिन हालात रात काफ़ी हो चुकी थी। घर में मुझे बिल्कुल चैन नहीं आ रहा था। अचानक मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। एक और रॉन्ग नंबर था। मैंने कॉल पैक की तो दूसरी तरफ से किसी लड़के की आवाज़ आई। वो मुझे कहने लगा मैं आपसे बहुत सारे काम से मिलने के लिए आया हूँ, आप मुझे अपने घर के बाहर मिल सकते हैं, मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई, कौन था और इस वक्त मुझसे क्यों मिलना चाहता था। उसने मेरे दूसरे पार्टनर का नाम लिया तो इसकी बात मान ली और घर से बाहर से मिलने चला गया। लेकिन इस वक्त मैं किसी से मिलता नहीं था। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था इस वक्त किसी से मिलना। जब मैं घर से बाहर आया मैंने यहाँ वहाँ देखा, कोई भी नहीं था। मेरे घर से थोड़ा दूर आ गया, लेकिन अचानक से मेरी नज़र आज फिर उसी पर पड़ी जो एक तरफ बैठी हुई थी। वो कोई पागल सी लड़की थी। मैं इसे देखकर इग्नोर करने लगा, लेकिन अचानक ही दूर खड़े लड़कों पर मेरी नज़र पड़ी, जो कि शक्ल से तो कोई अच्छे नहीं लग रहे थे। अच्छे खासे किसी अमीर घराने के लग रहे थे, लेकिन वो इस लड़की को जिन नज़रों से देख रहे थे मुझे परेशानी होने लगी। जैसे इस लड़की को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। मैंने सोचा क्यों ना उसे दारुल अमान में छोड़ दूँ, लेकिन उसे ऐसे इस वक्त मैं नहीं छोड़ सकता था। फिर मैंने सोचा उसे लेकर घर चला जाता हूँ। इस वक्त कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मेरी बीबी भी घर नहीं, सुबह होते ही इसको दारुल अमान में छोड़कर आ जाऊँगा। ये सोचकर मैंने उसे कहा चलो मेरे साथ घर चलो। वो ना समझी में मुझे देख रही थी, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। मैं कौन हूँ। मैंने उसे बाजू से उठाया, अपना कोट उतार के इसके कंधों पर डाला। मैंने कभी किसी लड़की को इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं दी थी जितनी उसे दे रहा था। फिर मैंने लेकर घर आया खड़ा तो मुझे इस बात की फिक्र हो रही थी, पागल में से आराम से जल्दी से घर कैसे आ गई। पहले तो मुझे दाल में कुछ काला लगा, फिर मैंने सोचा पागल है, एक तो बाहर इतनी ठंड है और इस वजह से मेरे साथ चलती आई है।
मैंने उससे कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ चाहिए हुई तो ये साथ वाला कमरा मेरा है, यहाँ से मुझसे मांग लेना। मेरी बात सुनकर इसने इस बात में सर हिला दिया। मेरी बात समझ गई और मैं फिर वो इतनी ज़्यादा पागल नहीं थी जितनी मैं उसे समझ रहा था। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही इस लड़की के बारे में सोचने लगा, ये आखिर इस जगह पर कितने टाइम से क्यों बैठी हुई थी और इसको कहाँ जाना था। मैं यही सोच रहा था, अचानक से मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। देखा तो मेरे पार्टनर की कॉल थी। मैंने शुक्र किया इसने मुझे याद किया है। मैंने कॉल पिक की तो गुस्से में इसने पूछा, तुम्हें ज़्यादा तमीज़ नहीं, कितने दिनों में तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, कुछ सोच लेते कि मैं किस हाल में हूँ, तुम्हें ज़रा भी परवाह नहीं है। एक तो मुझे उतने उल्टे काम तुमने फंसा दिए, इसके बाद कॉल भी नहीं पिक कर रहे हो। वो कहने लगा, यार तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ फंसा पड़ा हूँ। मैं 2 दिन से वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ मगर नहीं आ पा रहा। वैसे मुझे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़तरा है, इस वजह से मैं नहीं आ सकता। तुम जानते हो ना कितनी बुरी तरह से हम फंस चुके हैं। मैंने इससे कहा, तुम खुद को वहाँ बैठे हुए भी तुम्हें क्या परवाह है, तुम्हारे सारे काम तो तुम्हारे हो, मुझे तो फंसा दिए। कहने लगा, कोई भी अनजान शख्स अपने घर में नहीं घुसने देना। तुम सोच भी नहीं सकते, इस वक्त हमारे बारे में बहुत से लोगों को पता चल चुका है और पुलिस हमारा पता लगा रही है। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस मामले में तो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत, मैं किसी को अपने घर नहीं आने दूंगा। वह कहने लगा, सोच लेना, बिल्कुल किसी को भी नहीं आने देना। मैंने इस बात में सर हिला दिया। इसे काफ़ी देर बातें करने के बाद अचानक मुझे इस लड़के का ख्याल आया, वो भी तो अनजानी ही थी, उसे कौन सा जानता था। मैं अभी यही सोच रहा था कि अचानक से मुझे इसके कमरे में चीख की आवाज़ सुनाई दी। जल्दी से कमरे से बाहर निकला, उसके कमरे की तरफ भागा। मैंने जाकर इसके कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने का मंजर देखकर हैरान। वो कमरे के दरमियान बेहोश पड़ी थी। मैंने जल्दी से उसके गाल थपथपाए, न जाने से क्या हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसे जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगा, लेकिन फिर वो क्या, इस वक्त हॉस्पिटल ले जाना, जब उससे सवाल पूछा जाएगा ये कौन है, आपकी क्या लगती है, तब क्या जवाब दूंगा। ये तो वैसे ही पागल है, पता नहीं क्या बोल देगी, ऐसे तो मैं फंस जाऊंगा। मैंने उसे बेड पर लेटा दिया और इसके बाद ऊपर अच्छी तरह से कंबल उड़ा दिया। शायद इसने भूख में इसके लिए खाना लेकर आया, तब तक वह होश में आ चुकी थी। उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। उसने एकदम से मेरे हाथ हटाया और मुझे कहने लगी, मुझे अपने घर जाना है। इसकी आंखें बामुश्किल खुल रही थी। मैंने कहा, आपका घर कहाँ है, मैं अब वहाँ भी घर से बता देता हूँ। लेकिन कहने लगी, नहीं मालूम मेरा घर कहाँ है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। न जाने क्यों मुझे अजीब नज़र से देखे जा रही थी। मुझे कहने लगी, मुझे माफ़ कर देना, मैं हैरत से देखे जा रहा। कहने लगी, आप तो बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा, आप क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या हो गया। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगी, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा, आप आराम कर ले, बहुत ज़्यादा देर हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई थी। जब मैं कमरे में आया तो मुझे अपनी बीवी की याद आने लगी। मुझे ऐसे भी कमरे में मेरा इंतज़ार करते रहती थी, लेकिन अब मुझे कमरा खाली बिल्कुल बेजार लग रहा था। मैंने इसे कॉल की तो फ़ौरन ही कॉल उठा ली। कहने लगी, मुझे यकीन था मुझे कॉल करोगे। कैसे हैं, आपका क्या हाल है, सब ठीक तो है ना, आपकी तबीयत कैसी है, आपने खाना खाया। इसने एकदम ही सांस में मुझे इतने सवाल पूछ लिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बस तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। एकदम से चिल्लाई और कहने लगी, आपको मेरी कमी महसूस हो रही है। शायद उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। इसने एकदम से कॉल कट कर दी। इसके बाद मैं काफ़ी देर से कॉल करता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन इसने मेरी कॉल पिक नहीं की। न जाने उसे अचानक क्या हो गया था। अगले दिन मैं सो रहा था कि अचानक से मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों की आवाज़ें आई और मेरी आंखों एकदम से उठकर बैठ गया। मैंने देखा घर में मुझे इस लड़की की आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से उठा, अपनी जल्दी से बाहर आया। मैं देखा तो किसी से बात कर रही थी। इसके बाद मैंने कहा कि वो घर के मोबाइल से कॉल करी। मैंने इससे पूछा, हाथों से मोबाइल हैरत से पूछा, इस वक्त किससे बात करी, किसी का नंबर याद है क्या। इसे कहने लगी, नहीं, किसी की कॉल आ रही थी, पता नहीं कौन था, बार बार कह रहा था मैं इसकी उम्र से बात करवा दूँ। मैंने अपना नाम नहीं बनाया, छोड़ो, मेरे पार्टनर की कॉल होगी, शायद मेरा मोबाइल बंद हो गया और इस वजह से इसने इधर कॉल की होगी। लेकिन देखा तो वहाँ इसका नंबर नहीं था, ये तो कोई और ही नंबर था। मैंने दोबारा इस नंबर पर कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कॉल पिक नहीं की। इस लड़की से पूछने लगा कि इसका नंबर था, इसने अपना क्या नंबर बताया था, लेकिन इसने मुझे कुछ ना बताया। एक तो पागल को मैं वैसे ही अपने घर ले आया था। मैंने इसे कहा, चलो मैं तुम्हें दारुल अमान छोड़ कर आता हूँ, लेकिन वो कहीं जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। सारा दिन वो घर में ही रही। जब शाम को मैं घर आया तो वो अभी तक हमारे घर में ही मौजूद थी। मुझे लगा कि वो चली गई होगी, लेकिन अभी तक वो यहाँ ही थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, अचानक से वो मेरे सामने खड़ी थी। देखकर मैं हैरान रह गया कि मेरी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैं नफ़ी में सर हिलाता कह रहा था, तुम कौन हो। पूछने लगी, कहने लगी, तुम्हारे सामने हूँ, पहचान सकते हो मुझे कि मैं कौन हूँ। मैंने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या करने आई हो। कहने लगी, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं यहाँ क्या करने आई। अब तुम्हारे लिए अच्छी तरह यही होगा, मैं तुम्हें जो कुछ कह रही हूँ मेरे बात मानो, यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम्हें वो लोग नहीं छोड़ने वाले। किसी शख्स की मदद कर रही हूँ जिसके खिलाफ सब लोग खड़े हुए हैं। हाँ, ये मैं जानती हूँ, ये सबको यही लगता है वो गलत काम कर रहा है, जो इसका साथ देते हैं वो भी सब गलत हैं, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर, इस घर में रहकर, तुम्हारे बारे में जानकर मुझे मालूम है तुम गलत नहीं हो। मैं बजाय तुम्हारे साथ धोखा करने के इनके साथ धोखा कर सकती हूँ। अब मुझे समझ आई, वो गैंग जिनके काम को रोकने के लिए ये कोशिश कर रहे थे, इनके साथ
मिले हुए थे, जानते हुए कि स्मगलिंग का काम कर रहे हैं और ये सब रोकने के लिए तुम लोग कितनी कोशिश कर रहे हो। इसके बावजूद वो सब लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी सब मैं संभालूंगी। मैंने कहा तो क्या तुम मेरी मदद के लिए तो आई थी? वो नफ़ी में सर हिलाते कहने लगी, नहीं मैं तुम्हें पकड़वाने के लिए आई थी, लेकिन मुझे तो तुम्हारी बीवी ने सब कुछ बता दिया, तुम गलत नहीं हो। इससे सारे सबूत भी मुझे दिए हैं कि कभी भी तुमने कोई गलत काम नहीं किया। कल तो वो खुद तुम जो इन गैंग के साथ पुलिस वाले मिले हुए हैं, मैं खुद एक पुलिस वाली हूँ, मैं जानती हूँ पुलिस वाले गलत काम करते हैं, गलत जगहों पर मलबूस होते हैं, लेकिन इस वक्त तुम ठीक हो तो मैं यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम क्योंकि वो लड़की इतनी ज़्यादा मेरी मदद करेगी। इसके बाद मैं भी अपने दोस्त के पास तो दुबई आ गया और जल्दी मैंने अपनी बीवी को बुलवा लिया। मैंने अपना सारा काम वहाँ पर सेट कर लिया और मैंने आखिर में खुद को खुद ही पकड़वा दी, क्योंकि वो गलत लोग स्मगल का काम कर रहे थे, जिसको रोकने के लिए हमने इतनी कोशिश की थी और आखिर में इस लड़की की मदद से कामयाब हो गए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए।